जय हिंद। बस कंडक्टर के तौर पर काम करने वाले मनीष शर्मा ने अपनी एसडीएम पत्नी का कत्ल कर दिया और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि 6 घंटे तक उसकी लाश के पास बैठा रहा। पुलिस के मुताबिक मनीष और उसकी एसडीएम पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर एसडीएम पत्नी की हत्या कर दी। जब उसने एसडीएम का मुंह दबाया तो नाक और मुंह से दम घुटने के कारण खून निकलने लगा, जिसे देखकर एसडीएम का पति डर गया। एसडीएम की हत्या तो हो गई, पर उसके मुंह से निकला खून उसके अपने कपड़ों, बेडशीट, तकिए समेत बाकी के कपड़ों पर लग चुका था। अब हत्या के बाद कंडक्टर पति मनीष ये सोचने लगा कि आखिर अब सारे सबूत कैसे मिटाए जाएं। तकरीबन 5 से 6 घंटे उसने सबूत मिटाने पर ही लगा दिए और उसके बाद अपनी पत्नी को कथित तौर पर अस्पताल लेकर गया। पर जब पुलिस जांच के लिए घर पर पहुंची तो सबसे पहला शक ही पति मनीष शर्मा पर गया। पुलिस ने मनीष से पूछताछ की तो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जय हिंद। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के तौर पर काम करने वाली निशा नापित की हत्या से पूरा प्रशासन और साथ में लोग सकते में हैं और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। इस पूरे केस के बारे में हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट कीजिए और साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर भी आप वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब बात करते हैं एसडीएम निशा नापित शर्मा के कत्ल की। निशा नापित शर्मा 28 जनवरी के दिन अपने पति मनीष शर्मा के साथ घर पर मौजूद थी। दोनों कथित तौर पर बातें कर रहे थे, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, या फिर यूं कहें कि मनीष शर्मा को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो अपनी एसडीएम पत्नी के खून का इतना प्यासा हो गया कि उसने आव देखा ना ताव और उसकी हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक पति मनीष शर्मा और पत्नी निशा नापित शर्मा के बीच अक्सर पैसों को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। दरअसल निशा नापित ने अपने जितने भी बैंक डिटेल्स थे और सर्विस बुक थी उसमें नॉमिनी अपनी बहन और उसके बेटे को बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके पति को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। पति का यह कहना था कि मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए तुम मुझे नॉमिनी बनाओ, ना कि अपनी बहन को। इसे लेकर अक्सर कथित तौर पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता, पर किसी तरह से यह झगड़ा शांत हो जाया करता था। निशा भी ये चाहती थी कि किसी तरह से उसका घर चलता रहे और यह झगड़ा ज्यादा लंबा ना चले। माना यह जाता है कि रविवार को भी दोनों के बीच में पैसों को लेकर ही कहासुनी हुई। मनीष ने अपनी एसडीएम पत्नी को कहा कि तुम मुझे नॉमिनी बनाओ, पर उसने एक बार फिर से जब इनकार किया तो उसके बाद उससे रहा नहीं गया और उसने फौरन अपनी पत्नी का मुंह और नाक कथित तौर पर तकिए से दबा दिए। उसने तकिए को तब तक पकड़े रखा जब तक उसकी पत्नी ने सांस लेना बंद नहीं कर दिया, यानी निशा नापित की मौत नहीं हो गई। कुछ देर बाद मनीष ने यह नोटिस किया कि उसकी एसडीएम पत्नी नाक से सांस लेना बंद कर चुकी है। उसे लगा कि अब उसकी मौत हो गई है। उसके बाद वो अपने अगले स्ट्रेटेजिक प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहा था, पर इतने में उसका ध्यान गया चादर और कपड़ों पर। उसने देखा कि चादर, तकिए के साथ साथ निशा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। यह खून उसकी नाक और मुंह से निकला था। खून से सने कपड़े देखकर कथित तौर पर मनीष समझ गया कि अगर ये किसी ने देख लिए तो वो फंस जाएगा। इसलिए मनीष शर्मा ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब इन कपड़ों का क्या किया जाए। उसके बाद मनीष सोचता है कि इन सभी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो दिया जाए। सब कुछ प्लान के मुताबिक करने के बाद मनीष अपनी एसडीएम पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने निशा नापित को मृत घोषित कर दिया। अब यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं जिनमें बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन पाया जाता है। पति मनीष शर्मा का कहना है कि उनकी पत्नी को जब वो अस्पताल लेकर गए तो वहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों का यह कहना है कि जब
एसडीएम निशा नापित को अस्पताल में लेकर आया गया तो उससे ठीक 4 से 5 घंटे पहले वो अपना दम तोड़ चुकी थी, यानी वो 4-5 घंटे पहले ही मर चुकी थी। अब इससे एक बात तो साफ थी कि निशा की मौत तो 4-5 घंटे पहले हो चुकी थी, पर इस समय के बीच मनीष क्या कर रहा था? निशा नापित को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इसलिए जो डॉक्टर वहां काम करते थे वो भी उन्हें अच्छे से जानते थे। करते करते ये बात पूरे प्रशासन में फैल गई और उसके बाद जैसे ये बात कलेक्टर और एसपी को पता चली तो दोनों एसडीएम को देखने के लिए पहुंचे, पर तब तक देर हो चुकी थी। अब यह मामला हाई प्रोफाइल था। मामले के हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस ने गहनता से जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक की टीमों को बुलाया गया और उन्होंने भी सूक्ष्म तरीके से मामले को जांचना शुरू किया। पुलिस को पहली बार में ही इनिशियली ही शक हुआ पति मनीष शर्मा के ऊपर, क्योंकि वो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे। डॉक्टर का कुछ और कहना था, जबकि पति मनीष शर्मा का बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट स्टेटमेंट था, जिसे देखकर पुलिस को यह शक हुआ कि मनीष झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने जब एसडीएम के पति से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने गुमराह करना शुरू किया। उसने कहा कि उसकी पत्नी के किडनी और लीवर में कुछ दिक्कत है, वो पूरी तरह से फेल है और वो अमरूद खा रही थी, जबकि वो उन्हें अमरूद खाने के लिए मना कर रहे थे। जिसके बाद उनकी नाक और मुंह से खून आया, जो कि कपड़ों पर भी लग गया और उसके बाद वो सो गई। सोने के बाद वो कभी उठी नहीं, जिसके बाद वो उसे अस्पताल लेकर चले गए। ये थ्योरी जब पुलिस को बताई गई तो पुलिस को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पति मनीष शर्मा से पूछताछ की तो कथित तौर पर सारी सच्चाई उसने पुलिस के सामने उगल दी। उसने बताया कि एक बात को लेकर हम दोनों के बीच में कहासुनी हुई और यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मैंने तकिए से अपनी पत्नी का मुंह और नाक दबा दिए और तब तक दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। घटना के 24 घंटे बाद बालाघाट के डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरे केस की परतें मीडिया के सामने खोलकर रख दी। एसडीएम निशा नापित का पति मनीष शर्मा आखिर कौन है? दरअसल मनीष शर्मा एक बस कंडक्टर के तौर पर काम करता था। बस कंडक्टर के तौर पर काम करते करते मनीष की एक शादी हुई, जो कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चली। हालांकि उसकी 2 जुड़वा बच्चियां थीं। मनीष की हरकतों से उसका पूरा परिवार परेशान रहा करता था। वो घर में आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई करता, जिस वजह से एक दिन वो गुस्से में घर छोड़कर जबलपुर चला गया। परिवार का यह कहना है कि जबलपुर में रहते हुए उसने अपने परिवार से कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं रखा और इस दौरान उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए नए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्ते ढूंढते ढूंढते उसे मैट्रिमोनियल साइट पर निशा नापित मिली। निशा नापित से जब बातचीत हुई तो दोनों के बीच ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। निशा नापित ने भी जब मनीष से शादी की तो उसने अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों को भी नहीं बताया और ना ही उन्हें बुलाया। इसी तरह से मनीष ने भी अपने परिवार और रिश्तेदारों को नहीं बताया। शादी के समय मनीष ने कथित तौर पर निशा को कहा था कि मैं आर्किटेक्ट के तौर पर काम करता हूं, पर आरोप यह है कि शादी होने के बाद मनीष कोई काम नहीं किया करता था और अपनी एसडीएम पत्नी के पैसों पर ऐश किया करता था। इन्हीं पैसों पर ऐश करने के चलते उसने सिरोल की डीबी हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा फ्लैट किराए पर ले लिया था। दूसरी तरफ वो एक गाड़ी भी रखता था और लोगों को बताता था कि मैं एक जमीन का व्यापारी हूं और बड़े स्तर पर लैंड डील्स करवाता हूं। पर एसडीएम निशा नापित की हत्या की खबर जैसे जैसे प्रशासन और पुलिस को लगी तो पुलिस अलर्ट हो गई। उसके बाद ग्वालियर पुलिस ने निशा नापित के पति मनीष को ढूंढना शुरू किया और उसे फाइनली अरेस्ट कर लिया। एसडीएम निशा नापित के पति मनीष शर्मा के भाई नीलेश का कहना है कि हम कुल 4 भाई हैं और मनीष हम सब में छोटा है, पर उसकी हरकतों से बचपन से ही पूरा परिवार तंग रहा करता था। वो पैसे को लेकर समय समय पर लड़ाई करता, झगड़े करता और फाइनली उसने पैसा कमाने की चाह में कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। साल 2018 में उसकी पहली शादी हुई, जो ज्यादा नहीं चली और 6 महीने के बाद ही दोनों अलग हो गए। हालांकि भाई नीलेश का भी ये कहना है कि उन्हें एसडीएम निशा नापित से उसकी शादी के बारे में कोई खबर नहीं थी, पर उड़ती उड़ती बातें ही उन्हें पता लगी थी। मनीष के भाई नीलेश का यह भी दावा है कि परिवार पिछले काफी लंबे समय से उससे किसी भी तरह से संपर्क में नहीं है और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहता है। जो भी मनीष ने किया है उससे पूरे परिवार को शर्म का एहसास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मनीष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है 3 धाराओं के तहत। एक है
आईपीसी की धारा 302, दूसरी है आईपीसी की धारा 304 बी और तीसरी है आईपीसी की धारा 201। आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अगर कोई व्यक्ति दहेज के लिए हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के सबूतों को गायब करने के लिए सजा दी जाती है। इसके तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने इस मामले को 24 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। केस रजिस्टर हो चुका है, अब मामला कोर्ट में जाएगा। अब माननीय अदालत ये तय करेगी कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई है क्या। जय हिंद।